क्या देश एक इस वक्त आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है या आगे और बड़े शॉक्स आ सकते हैं? क्योंकि ईरान वॉर की वजह से कच्चे तेल की जो बिग शॉक हमें लगी है, उसका कितना इम्पैक्ट होगा? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं 3-3 रुपए। इससे पहले कमर्शियल सिलेंडर के कमर्शियल पेट्रोल डीजल के हाई स्पीड डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो आता है WPI, जिसको थोक महंगाई कहते हैं, वो ऑलरेडी 8.3% पे है। बॉन्ड यील्ड 7.05% पे है, जो कि बहुत ऊपर चली गई है। और $1 की कीमत 96 रुपए है। तो करेंसी भी हमारी काफी वीक हो चुकी है। इस कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी की हालत क्या है, क्या आगे और स्ट्रेस आने वाला है, इसको समझने के लिए आज हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ जो बेहद खास मेहमान है, प्रोफेसर प्रसन्न तंत्री, ISB के बहुत ही विद्वान प्रोफेसर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत आसान भाषा में हमें ये समझाते हैं कि इकोनॉमिक्स चल कैसी रही है भारत की। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग बहुत दिन बाद बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत भी उस मौके पे कर रहे हैं जब बाहर का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जो स्थिति चल रही है हमारी कि क्रूड ऑयल महंगा है, करेंसी वीक है, इन्फ्लेशन बुरी तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है, और खर्चे कहीं कम नहीं हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? स्टेट ऑफ इकोनॉमी है कैसा अपनी इस समय? नहीं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस तो है नीरज जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम लोग ऐसे टाइम पे ही बात करते हैं, कुछ कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अगर नॉर्मल है तो हम बात क्यों करेंगे? मतलब वो भी है। तो या तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इस बार, प्रॉब्लम ये है कि द मेन सोर्स ऑफ करंट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, टोटली बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ये जो वॉर चल रहा है इसकी वजह से जो हो रहा है, तो इसके लिए तो कोई अर्थशास्त्री नहीं चाहिए कि ये बोलने के लिए कि अभी हम, ये तो मुश्किल दौर है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि खर्चा कम करने के लिए कहा है, और पेट्रोल कम करना है एंड ऑल दैट। तो ये तो है। आई थिंक ये टेम्पररी सेटबैक तो है। हमारा जो ग्रोथ स्टोरी जो चल रहा था, आई थिंक दिस विल बी अ टेम्पररी सेटबैक। जब तक ये वॉर चलेगा, आई थिंक इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और हमारे भी डोमेस्टिक रीजंस भी है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन विल बी द मेन थिंग टू वॉच आउट फॉर, और उसको जो कम करने के लिए बाद में जो कदम उठाने पड़ेंगे उसकी वजह से और भी स्लो डाउन हो सकता है। क्योंकि इन्फ्लेशन एक बार हो गया ना, उसको कम करना बहुत मुश्किल है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ ग्रोथ। तो आई थिंक दिस कैन बी अ लॉन्ग ड्रॉन अफेयर। जी। हमने देखा कि 28 फरवरी से जब वॉर शुरू हुआ, तो हम लोग चूंकि कंपनियों की अर्निंग बहुत ट्रैक करते हैं, तो Q4 की जो अर्निंग आई उसमें कुछ गड़बड़ दिखा, बहुत ज्यादा मैसिव गड़बड़ नहीं दिखा। लेकिन अब वॉर के हो गए 85 डेज, और उसके बाद प्रधानमंत्री आके जब ये कहते हैं कि हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने हैं, तो एक रीजन ये हो सकता है कि चुनाव थे, इसलिए वो इतने दिन तक शायद नहीं बोल रहे होंगे कि चुनाव के बीच में क्यों ये बोले। लेकिन जब भी बोले, मैं तो कह रहा हूँ कि 1 महीने पहले भी बोलते, तब भी सिचुएशन में कोई बहुत बड़ा चेंज होता नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई बड़ा शॉक हमें लगने वाला है? इसके लिए PM ये बात बार बार कह, एक्चुअली सेकंड टाइम उन्होंने बात कही। एक बार पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कही थी कि कोविड लाइक सिचुएशन है, और दोबारा उन्होंने आके तो 6 चीजें गिना दी कि ये सब चीजें आप लोग करिए तो हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे, या कोई बड़ा शॉक लग सकता है। क्योंकि अब जो नंबर्स आ रहे हैं सर, वो बहुत ही डरावने दिख रहे हैं। जैसे 8.3 नंबर WPI का है, एक आध महीने में ये CPI में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सिचुएशन काफी बुरी होने वाली। जो टारगेट है RBI का, वो तो बुरी तरीके से टूट जाएगा। हाँ, वो तो टूटना ही था नीरज जी। अगर ईरान वॉर नहीं भी होता, आरबीआई जो उनका जो एक्शन है पिछले 1 साल से, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन करके जो बाजार में पैसा ज्यादा डाल रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन होता ही है। इन्फ्लेशन का बेसिक डेफिनेशन किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। आपका गुड्स एंड सर्विसेज इतना ही है और आपने पैसा ज्यादा डाल दिया इकोनॉमी में, प्राइस बढ़ेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो ये तो हो रहा था हमारे ईरान से पहले से ही, क्योंकि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भारत में आजकल 3,000 2,000 सब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। तो क्या हो रहा है कि आपको, आपके व्यूअर्स को मैं समझाऊं कि ईरान छोड़ दीजिए, ईरान नहीं हुआ तब भी क्या होता। अब क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसिप्लिन है फिजिकली, थोड़ा बहुत नहीं, उनका तो डिसिप्लिन अभी तक तो है।
स्टेट, ये नहीं कहूंगा कि 19 में रहेगा, बट अभी तक तो है। बट स्टेट गवर्नमेंट, अभी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का फॉर्मूला हो चुका है कि इफ यू हैव टू विन द इलेक्शन, कोई भी पार्टी हो, आपको ये 3,000 वाला तो अनाउंस करना ही पड़ेगा और उसके बाद तुरंत देना पड़ेगा उसको। आप ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ये सब पोस्टपोन कर सकते हो, ये बोल सकते हो गया, मतलब कौन वेरीफाई करेगा ये तो, बिकॉज दिस इज वेरीफाइबल, आपको देना ही पड़ेगा। नाउ उसमें क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स विल रन इनटू डिफिसिट्स। नाउ वंस दे रन इनटू डिफिसिट्स, दे हैव टू बोरो। वो बोरो कहाँ से करेंगे? मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा बोरोवर आता है, जैसे मैं आपसे इस शो से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट बोरोइंग्स टू जीडीपी रेशियो 22% था। अभी पिछले 2-4 साल में ये लगभग 30% हो चुका है। तो 7-8%, 350 लाख करोड़ का अपना जीडीपी है, उसका 20-25 लाख करोड़ हो जाएगा। इतना अगर आप बोरो करने के लिए आएंगे एक्स्ट्रा, हमारा टोटल सेविंग्स है 30%। 350 लाख करोड़ का हमारा जो जीडीपी है ना, लगभग 100 लाख करोड़ हम सेव करते हैं। 250 लाख करोड़ उसी साल हम खत्म करते हैं। जो भी हम कमाते हैं उसमें 70% हम उसी साल खा के, फिल्म देके, वो कंज्यूमर गुड्स में, आईपीएल में वो सब लगा देते हैं। 30% कैपिटल गुड्स में डालते हैं। उसी में सारे सरकार वो सब उसी से बोरो करना पड़ता है, उसी जो 30% है, क्योंकि फॉरेन से तो पैसा आ नहीं रहा है। एफडीआई तो इज ऑलमोस्ट नॉट देयर। एफडीआई, नेट एफडीआई जो है $10 बिलियन। $10 बिलियन क्या हुआ? $1 बिलियन इज सम 9,000 करोड़, सम 90,000 करोड़। तो मतलब 1 लाख करोड़ ही पकड़िए, इट्स वेरी स्मॉल। तो जो हमारा सेविंग्स है दैट इज अराउंड 30 लाख करोड़। उसमें हमें डिप्रिसिएशन, जो एसेट मेंटेनेंस सब करना है ना, वो चला जाता है। सो फिर बचता है 20-25 लाख करोड़। उस 20-25 लाख करोड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, होम, फार्मर, सब लोग उसी में, अगर आज ये लाडली बहन अभी आ गई उसी में बहुत करने के लिए, तो होना क्या है सब, मतलब ज्यादा इकोनॉमिक्स की इसके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। किसी को भी समझ में आएगा कि अगर आप ये करोगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए। मतलब सेम सेविंग्स है, ज्यादा लोग अब बोरो करने के लिए आ गए तो प्राइस बढ़ेगा। द इंटरेस्ट रेट इज प्राइस ऑफ सेविंग्स। पर इसमें बिकॉज इट इज मनी, अगर मान लीजिए ये गोल्ड में होता तो कुछ नहीं कर सकते, बट बिकॉज इट इज इन मनी, इसमें एक ट्रिक हो सकता है। क्या ट्रिक है? आरबीआई आके एक्स्ट्रा मनी सप्लाई कर सकता है। उसको बोलते हैं ओपन मार्केट, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। और बेसिकली कुछ नहीं है, ओएमओ कुछ नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स आके अभी बोरो करने लगे, इसके वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा, और आप जैसे लोग पॉइंट आउट करने लगते हैं कि हो गया इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अभी ग्रोथ स्लो होगा। हो नहीं है, मतलब दैट्स द नेचुरल रिस्पॉन्स। मतलब ग्रोथ स्लो का कारण और कुछ नहीं है, ये उसका सॉल्यूशन है, ये फ्री मत दो। सॉल्यूशन ये नहीं है कि आरबीआई आके पैसा फेंके, उससे सॉल्व नहीं होगा, उससे वो टेम्पररी सॉल्व होगा। आइडियली आरबीआई को ये करना चाहिए, जब सरकार आके बोरो करती है, आप क्योंकि आप रिसर्च करते हैं, आप पढ़िए इनके मिनट्स ऑफ मीटिंग, इसका जिक्र ही नहीं है नीरज जी। मिनट्स ऑफ मीटिंग आता है ना आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, उसको आप पढ़िए ध्यान से। इसका, इस पॉइंट का जिक्र ही नहीं है कि ये लोग बोरो कर रहे हैं हम इसलिए। वो समझते हैं कि कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्या है? लिक्विडिटी प्रॉब्लम ये है कि कोई टेम्पररी रीजन, जैसे टैक्स पेमेंट कर दिया, मान लीजिए March 15 को सारे लोगों ने टैक्स पेमेंट कर दिया। अभी आप टैक्स पेमेंट करोगे तो पैसा कहाँ जाएगा? बैंक से सरकार के पास जाएगा। अब क्या होगा? सारा पैसा स्क्वीज हो गया मार्केट से, सरकार के पास चला गया। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मार्केट में। दिस इज टेम्पररी। क्यों? बिकॉज सरकार बाद में खर्चा करेगा, जब वो खर्चा करते हैं तो पैसा वापस जाएगा। जब ये होता है तो आरबीआई पैसा पुटिंग इनटू द मार्केट मेक सेंस, बिकॉज दिस इज नॉट अ फंडामेंटल रीजन। दिस इज बिकॉज टेम्पररली 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जो पैसा मार्केट में था वो सब एब्जॉर्ब करके सरकार ने ले लिया और वो वापस डाल देंगे। ये लाडली बहन ऐसा नहीं है, ये परमानेंट ट्रांसफर है, हर महीना होगा। इसका रेस्पॉन्स वो लार्जली दिस इज अनप्रोडक्टिव। टोटली इसका रेस्पॉन्स ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है। आरबीआई को ये करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने दो, मतलब एटलीस्ट दे विल सी द कॉन्सिक्वेंस, राइट। इसके वजह से इसके बदले लास्ट ईयर इन्होंने 6 लाख करोड़ का ओएमओ किया है, 6 या 7 लाख करोड़। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट द सेटअप इज ऑलरेडी राइप फॉर इन्फ्लेशन। ईरान अगर नहीं भी होता तो भी वी ऑलरेडी हैव अ सेटअप फॉर इन्फ्लेशन टू फ्लेयर अप। वो पहले ही था, अब इसके ऊपर ये भी सप्लाई शॉक आ गया।
This is like double whammy. This is double whammy because first of all you have created a setup for inflation, and इसके बाद अभी crude price भी बढ़ गया. अब क्या करें? This is like direct translation of prices. So I think our people temporarily our people should be ready for high inflation numbers, official high inflation numbers, and which means high interest rates, which means slower growth for next, don't know how long it will last. It depends on हम क्या करते हैं. अगर सारे ट्रांसपेरेंटली अभी भी करते हैं तो आई थिंक दिस विल बी द क्वेश्चन इज विल यू टेक लाइक कोविड में भारत अकेला ऐसा ही देश था जिसने सारा पेन उसी टाइम पे ले लिया. हम आज आप जितना भी निर्मला सीतारामन मोदी जी का क्रिटिसिज्म करो, कोविड में आपको एक बात का तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि भारत एक वेरी डिफरेंट, मोस्ट कंट्रीज इन्होंने क्या किया, मनी प्रिंट किया कोविड के टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये अलाउंस अब ले लो. उसके बाद they had a 8-9-10% kind of inflation for next 2-3 years. What India did took all the pain in that 1 year and then our growth resumed quickly. So it depends on what we do now. If we let crude oil prices go up मतलब 3 रुपए नहीं, 15 रुपए, 20 रुपए, we have two choices. एक चॉइस ये है कि क्रूड ऑयल प्राइस को बढ़ाओ, 120 रुपए, 125 रुपए, 130 रुपए जो भी है कर दो. The other choice, which is I think is in my view they should do, and nobody, नीरज जी लोग मुझे पागल बोलेंगे अगर मैं बोलूंगा, but it works. See, crude oil जो 105 रुपए है उसमें 15, 20, 25 रुपए तो टैक्स है उसका ज्यादा ही मिलती है. हाँ, तो सेंट्रल आई एम टॉकिंग, वो तो स्टेट का छोड़िए. सेंट्रल एक्साइज कलेक्शन लास्ट ईयर वाज 3,80,000 करोड़, 3,80,000 करोड़. हमारा जो टोटल टैक्स कलेक्शन है सेंटर स्टेट मिला के वो 40 लाख करोड़ है. उसमें और लगभग 4 लाख करोड़ इज एक्साइज, एंड एक्साइज में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पेट्रोल. आई डोंट नो एग्जैक्टली पेट्रोल का मान लीजिए 3 लाख करोड़. नाउ मेरा अगर आप मुझ पे छोड़ देंगे तो आई वुड कट इट इमीडिएटली. नाउ उसको कट करके करेंगे नॉट डिफिसिट. उसके बाद भी दो ऑप्शन है. एक, उसको कट करो, डिफिसिट बढ़ाओ, मनी प्रिंट करो. नो, उसको कट करो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करो. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे कम करेगी? जो ये फ्री वाली स्कीम्स, फ्रीबीज बंद करें, या वो बंद करो, या इससे नहीं होगा. मोदी जी सिक्योरिटी कम करना इज अ वेरी बैड थिंग. आई थिंक आई डोंट थिंक उससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हो सकता है. रादर वी हैव अ कैपेक्स बजट 12 लाख करोड़ इस साल हमारा कैपेक्स है, 12 लाख करोड़ है. नाउ अभी कैपेक्स क्या हो रहा है नीरज जी, आप देखिए, आप तो देश पर घूमते होंगे कि वी आर डूइंग, हमारे यहाँ एक कैपेक्स अब एक ये हो चुका है, कैपेक्सिज्म. आई कॉल इट कैपिटल एक्सपेंडिचर. वेरी ट्रू. कैपेक्स बोल दीजिए, समथिंग इट इज कंसिडर्ड गुड. Moment you call it revenue, Ayushman Bharat, because it's revenue. See, freebie and Ayushman Bharat are different. Ayushman Bharat is life, it's required, absolutely required for people. Giving 3,000 unconditionally or running a government school or Ayushman Bharat is very different. Now capex में आप देखिए, हम लोग आज टैक्स पैसे से वंदे भारत चला रहे हैं. क्यों चला रहे हैं? मतलब अगर वंदे भारत फिजिबल है तो मार्केट से पैसे उठाइए, उसका जो भी प्राइस है कीजिए, लाइक एनी अदर बिजनेस. इट इज नॉट अ बेसिक सर्विस which you are doing for common people. That is not Vande Bharat. That is not Vande Bharat is. Basic train I understand. Vande Bharat is not that, right? तो मुझे लगता है कि हमारा जो अभी जो कैपेक्स है उसमें एटलीस्ट 25-30% is wasteful. I'll give you another example. I've said many times. Every district has an airport now. अभी जो मैं आया हूँ ना, there is this place is called उडुपी, right? यहाँ से पास में 120 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट है शिमोगा. ना वो वहां पे एक एयरपोर्ट है जहां पे सिर्फ 1 या 2-3 फ्लाइट चलती है दिन में. उसका जो फेयर है सब्सिडाइज्ड है. गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग एयर फेयर. ओके, राइट. ये सब कैपेक्स मतलब इन अ रैंडम प्लेस, जस्ट बिकॉज यू क्रिएट अ एयरपोर्ट, ग्रोथ नहीं होता. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, राइट? सो आई थिंक देयर इज, दे कैन कट. अगर मुझसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आप पूछते हो. अगर कोई पूछता है मुझसे कि उसको 12 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ करो या 8 लाख करोड़ करो और ये क्या टैक्स हटाओ, ये 3,80,000 करोड़ जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसको कम करो, 2 लाख करोड़ हटाओ,
उसमें बहुत मतलब प्रेशर बहुत कम हो जाएगा. यू डोंट नीड टू आस्क ऑर्डिनरी पीपल टू सैक्रिफाइस. इस अभी तक जो है इससे ज्यादा वर्स्ट होता है तो फिर करना पड़ेगा. सो आई थिंक दैट शुड हैव बीन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. उसके बाद सर प्राइम लेट मी ब्रेक डाउन इट. मिनिस्टर. अब मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ दर्शकों के लिए कि आपने कहा एक तो करेला था पहले से और उसमें ये गल्फ वाला आके नीम चढ़ गया. करेला और नीम चढ़ा की जो हम लोग कहावत कहते हैं ना कि वो हो गया. अब इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुझे भी लगता है कि जो फ्रीबीज इतनी बट रही है और जो वो अब वो मैंडेट हो गया है, देना ही पड़ेगा आपको, नहीं देंगे तो चुनाव हार जाएंगे कोई भी पार्टी हो. अब वो हाँ, राइट हाँ. एंटाइटलमेंट है, मेरा अधिकार है. मैं और आप ठीक एक है, शुरू करें तो हम लोग भी उसको डालने वाले हैं नीरज जी. मैं और आप मिलके अगर कोई नया पार्टी शुरू करे तो हमारे एग्जैक्टली मैनिफेस्टो में ये होगा ही हो. आप कुछ भी बिल्कुल. बोलिए. तो वो चुनाव जीतने की गारंटी बन गया है. तो एक वो एक्सपेंडिचर हो रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं, और ऊपर से गवर्नमेंट जो है ओएमओ करके, आरबीआई ओएमओ करके सिस्टम में पैसा डाल रही है और हमको लग रहा है कि बहुत बढ़िया हो रहा है. अब आप जो बात कह रहे हैं कि हमें पेट्रोल और डीजल पे जो हम एक्साइज वसूल रहे हैं 4 लाख करोड़ की, विच इज 10% ऑफ द टैक्स कलेक्शन, उसको जीरो करके उसको सब्स्टिट्यूट करें जो हम लोग 12-13 लाख करोड़ का कैपेक्स करते हैं, उसमें से 3 लाख करोड़ उधर चला जाए, बाकी 9 लाख करोड़ में क्या. तो अब मेरा सवाल सर इसमें है कि अब तक की जो ग्रोथ हुई है वो इसी नाम पे हुई है कि ये कैपेक्स सरकार, प्राइवेट कैपेक्स हो नहीं रहा, सरकार ने किया. तो जो बहुत सारे एनालिस्ट लोग, विद्वान लोग इस शो को सुनेंगे तो वो कहेंगे कि अरे देखो ये तो कैपेक्स कम करने की बात कर रहे हैं. और आपने उसमें एक ये लॉजिक दिया कि जो ज्यादा अच्छा कैपेक्स नहीं हो रहा है, जैसे कि वंदे भारत, इवन मैं तो बुलेट ट्रेन को भी कह रहा हूँ, बुलेट ट्रेन में कितने लोग सवारी करेंगे और वो इतने कितने लाखों करोड़ खर्च हो रहे हैं. एयरपोर्ट जगह जगह बन रहे हैं, अरे सर उसका टिकट ही कितना महंगा है, आप उसमें सब्सिडाइज कर रहे हैं. तो क्या ये थोड़ा सा ग्रोथ के लिए एक झटके वाला इशू नहीं होगा? होगा, ऑफ कोर्स. सी, अगर इफ देयर वाज अ, सी बहुत लोग जो बात करते हैं ना वो ऐसे बात करते हैं कि एज इफ देयर इज अ गुड चॉइस एंड अ बैड चॉइस. इफ देयर इज अ गुड चॉइस और बैड चॉइस, नीरज जी, देन इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एवरीबॉडी विल चूज द गुड चॉइस. नाउ वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी हैव ओनली बैड चॉइसेस. हमारे पास कोई गुड चॉइस नहीं है. ऑल चॉइसेस आर बैड. तो झटका तो लगेगा ही. विद इन बैड चॉइसेस यू हैव टू चूज कौन विच इज द लीस्ट बैड. लीस्ट बैड. वही हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गुड चॉइस है हमारे पास. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एयरपोर्ट बंद करना, वो कोई विलेज में एयरपोर्ट करके, वो तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस ओनली. उसमें से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो तो टोटल सेविंग होगा, राइट. तो बट हैविंग सेड दैट, now coming back to our growth, this is good that you're pushing back. I'm happy that usually people like us get away very easily without a pushback because we are not political, but we should be but dissect our growth. Our growth largely has been service led. आप अपना हमारा एक्सपोर्ट देखिए, क्या बढ़ा है एक्सपोर्ट. इट इज सर्विसेज. इट इज द जीसीसीज एंड ऑफ द वर्ल्ड विच आर ड्राइविंग इट. ऐसा नहीं है कि आपके वंदे भारत की वजह से ग्रोथ हुआ है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो. बट अगर हो भी रहा है तो व्हाई शुड इट रिक्वायर टैक्स पेयर मनी. मतलब आप मार्केट में जाके पैसा रेज कीजिए. इससे पहले आपको मैं बताऊं, रेलवे में देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आईआरएफसी, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राइट. पहले वो लोग पैसा उठाते थे और प्रोजेक्ट करते थे, एटलीस्ट कोई डिसिप्लिन था. अभी क्या हुआ है कि बिकॉज रेलवे इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फंडेड बाय टैक्स पेयर, उनको तो काम ही नहीं है आईआरएफसी. वो तो अभी ढूंढ रहे हैं कि अगर कल आपको होम लोन दे देंगे वो लोग. I am only semi joking because right now they are making power project, वो जिसका कोई समझ नहीं है उनको, वहां पे सारे पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनका जो मेन कस्टमर है वो तो बोरो नहीं कर रहा है because उसको तो टैक्स पेयर से पैसा आ रहा है. So when you allocate a lot, the question I am asking is your capex budget should be bottom up. Like मुंबई में मेट्रो चाहिए, कोई भी नहीं कह सकता कि ये नहीं चाहिए, राइट. गांव में हॉस्पिटल चाहिए, मतलब एब्सोल्युटली दिस इज नो डिस्कशन. इसका जो मल्टीप्लायर होगा क्रेजी होगा. द क्वेश्चन इज, हैव यू डन दैट एनालिसिस. ईच प्रोजेक्ट शुड बी, हम जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में पहली क्लास में पढ़ाते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट. आपको कॉस्ट देखना पड़ेगा, बेनिफिट देखना पड़ेगा. ओनली व्हेन बेनिफिट एक्सीड्स कॉस्ट, आप सोशल बेनिफिट भी डाल दीजिए. आई एम नॉट सेइंग बेनिफिट इज जस्ट फाइनेंशियल, राइट. तो ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि 12 लाख करोड़ में से 3 से 4 लाख करोड़ आपको ऐसा मिलेगा जिसकी इतनी जरूरत नहीं है. अभी ऐसा नहीं कि जरूरत ही नहीं है. इफ इट वाज अ गुड टाइम आई वुड हैव सेड करो. अभी गिवन दैट वी आर इन ट्रबल, आपको वहां पे 3-4 लाख मिल जाएगा.
उससे ग्रोथ थोड़ा कम होगा, पर इतना भी नहीं कम होगा। अभी जो हम अगर वो नहीं करते, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इफ वी रिसॉर्ट टू हायर प्राइसेस, तब आपको अब 120 130 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेट्रोल प्राइस। तब जो कास्केडिंग इफेक्ट होगा वो उससे भी बुरा होगा। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। इट इज नॉट दैट यू हैव अ गुड चॉइस एंड अ बैड चॉइस, दैट इज आल्सो बैड, दिस इज आल्सो बैड। I think this will be less bad. And the other thing we have to do, Neeraj ji, is this discussion on capital gains, right? I get that, short-term capital gain dalna hai. I've told you many times in your show, this derivative is, this is like pure gambling. A lot of people do that. I appreciate all of that, but we should also recognize that, जैसे मैं आप कह रहा था आपसे, एक स्ट्रक्चरल चेंज भारत में ये हो रहा है कि हमारा जो सेविंग्स रेट है वो घट रहा है. दिस इज नथिंग डू विद गवर्नमेंट, इट इज आवर पीपल, आवर चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर एंड मोर कंज्यूमरिस्ट, दे आर नॉट सेविंग. पहले 2008 में ये 40% हुआ करता था, अभी 30% पे आ चुका है, 30 से भी कम है. 29.2. We desperate, yes, exactly, you are a great journalist. We desperately need FDI. We need it. Now the problem is these guys need an exit. Now we because we have growth potential more than other countries. This argument that कोई other some European country जो पिछले 25 साल से 0% पे ग्रोथ कर रहा है, वो टैक्स लगा रहा है, is not a very good argument for us because our situation is different. We need to attract foreign direct investment in a massive manner. Data center हो, अभी इसमें किया है अभी बजट में, लास्ट बजट, that can stabilize the rupee. The other reason why our petrol price going up is rupee depreciation, and one of the principal reason is people pulling out money. We have to take measures so that those who are leaving the country with with their money, they come back, especially the long term one. So the other thing that we can think of is some kind of relaxation of long term capital gain tax. Again, उसका नंबर नहीं है, आपके पास होगा, मेरे पास तो सिर्फ 22-23 का नंबर है, which was 98,000 crores. राज्यसभा में कोई मंत्री जी ने उसका आई थिंक वो ब्रेकअप तो नहीं देते. मान लीजिए 1 लाख करोड़ है कैपिटल गेन, एंड लॉन्ग टर्म पता नहीं कितना है उसमें, तो उसका भी थोड़ा रिलैक्सेशन करना पड़ेगा. सो द मिक्स दैट आई एम सजेस्टिंग इज, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्साइज ड्यूटी कट, long term capital gain tax cut, and capex budget cut. I know it is theoretically you should say austerity करो, but उससे ज्यादा मतलब what we are talking is lakhs of crores. कोई मंत्री जी कम, कोई चाय कम करने से ये सब होगा नहीं. It's good signal, but कैंटीन में, एमपी कैंटीन में डोसा को सब्सिडाइज एज अ प्रिंसिपल आप उसके बारे में बात कर सकते हो, आई अप्रिशिएट दैट, बट उससे कुछ होगा नहीं. इसके लिए इसको तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट बिग मनी एंड समवेयर वी नीड टू कट. सो बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट, टैक्स में 3 लाख 4 लाख करोड़ ऐसे हटाओ, एक्सपेंडिचर में 4 लाख करोड़ ऐसे हटाओ, एंड आई थिंक वी शुड बी, वी इनफैक्ट वी मे डू बेटर. हाँ, कैपेक्स कम करो और उसको सब्सिडाइज करो. आप जो ऑयल में टैक्स ले रहे हो, अभी जो टैक्स कर रहे हो ना उसको हटाओ, उसको हटाओ. अभी उसको हटा दो तो अपने आप को कैपेक्स से मार्केट प्राइस हो जाएगा, मार्केट प्राइस ही हो जाएगा. आप ये कह रहे हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स काम नहीं आएंगी, फ्रीबीज हटाओ. हाँ, आइडियली फ्रीबीज हटाओ, या एटलीस्ट अभी मैं अगर एक कोशिश, बिकॉज प्रधानमंत्री जी के पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल है, वो एक बार आके एक रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं सारे फ्रीबी वालों से कि 2 साल के लिए हम फ्रीबी, थोड़ा फ्रीबी रिस्ट्रेंट या फ्रीबी नो फ्रीबी, ऐसा कुछ, वॉलंटरली गिव अप, वो गैस का कुछ वॉलंटरी गिव अप फ्रीबी और समथिंग 2 साल के लिए या कुछ, आई अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट थियोरेटिकल, वो होगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ. सो दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, अगर वो हो गया तो, बट वो होगा नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देयर इज नो अदर, बिकॉज बजट में बाकी जगह ही नहीं है कट करने के लिए. हमारा बजट है 50 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ इंटरेस्ट रेट है उसमें, इंटरेस्ट. अच्छा सर, तो एक बहुत डिस्कशन ये हो रहा है गोल्ड को लेकर के. प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि साहब गोल्ड मत खरीदिए 1 साल तक, बिल्कुल कुछ भी हो, शादी ब्याह कुछ भी मत खरीदना. इससे पहले भी 2007 में, 2013 में, 1967 में बहुत बार ये सब गोल्ड पे अपील हो चुकी है कि गोल्ड मत खरीदिए, गोल्ड मत खरीदिए. लेकिन गोल्ड, मुझे ध्यान है कि 1967 वाला तो मैंने डेटा देखा था, 67 में जब बात चल रही थी कि गोल्ड मत खरीदिए और कंट्रोल एक्ट भी बना था, तो उस समय गोल्ड का प्राइस था 102 रुपए 50 पैसे का 10 ग्राम, और वो 3 साल बाद 1970 में हो गया था 190 रुपए का 10 ग्राम.
तो वो अपील का कोई मतलब ही नहीं बना था, 20% की CAGR से पड़ा था। सो गोल्ड को जो $70 बिलियन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या इस अपील का कोई मतलब है, कोई इससे फायदा होगा हमें कि लोग ना यूज करें? क्योंकि गोल्ड को मुझे लगता है कि केवल ये समझना है कि ये लोग शौक में शादी ब्याह के लिए खरीदते नहीं। नाउ इट्स हैव बिकम एसेट क्लास एंड इट्स अ हेज टू करेंसी, हेज टू इन्फ्लेशन, और जिस तरह से डी डॉलरेशन तमाम चीजें चल रही हैं, तो गोल्ड अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि सारे फंड मैनेजर इस बात को कहते हैं कि वेल्थ इफेक्ट आ रहा है लोगों के अंदर, वेल्थ इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कितना $30 ट्रिलियन का गोल्ड घरों में पड़ा हुआ है। तो वो गोल्ड कैसे हट जाएगा? गोल्ड केवल ज्वेलरी थोड़ी है। आपको लगता है कि गोल्ड लोग खरीदना बंद कर देंगे 1 साल के लिए? इनफैक्ट आपको ये तो याद है ही, 2 साल पहले, 1 साल पहले सेंट्रल बैंक्स वाले सारे लोग गोल्ड खरीद रहे थे। एग्जैक्टली। ये अपील किससे? उन्होंने आरबीआई इसका से की प्राइस गई है क्या? बढ़ाया। इन्होंने प्राइस बढ़ाया, ऐसे नहीं कि households have not increased gold price. Biggest consumers buyer, one of the reasons for gold price increase is, one of the culprit is again RBI only, central banks only. They have increased their gold reserves, and that's why gold price went up. Now हाँ, I understand, see, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो गलत है, मगर हम भी होते तो मे बी, सी, दिस इज आवर शॉर्ट टर्म मेजर्स। अभी उनका फोकस ये है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसको कैसे कम किया जाए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज वन ऑफ द वेज। पेट्रोल कम खर्च करो, गोल्ड कम खर्च करो, ये सब है। बट इन द लॉन्ग रन आई एग्री विद यू, फ्रॉम अ हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, that this is one of the principal instruments which will completely protect you against currency and inflation, domestic yes, inflation and real depreciation in the value of currency. Now that way it maybe temporarily kuch ho sakta hai, but once inflation flares up, because then they will go for it, if not gold, they will go for other, somewhere or the other they will go to real assets. It can show up in the form of some commodity inflation, some other inflation, but people will go to, if see, the choice is, now inflation happens, now the ball is in the RBI's court. Will RBI increase interest rate beyond inflation? That means real rate is positive. तब savers will be fine, they will not go to gold, because आपका जो पैसा है protected, you are getting compensated for inflation. But then आप न्यूज हेडलाइन चलाना शुरू कर देंगे कि इतना इन्वेस्टमेंट गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वो प्रेशर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मत करो का मतलब क्या है? सेवर्स से चोरी करो पैसा, मतलब कीप द इंटरेस्ट रेट बिलो इन्फ्लेशन, विच इज व्हाट इट इज। इनफैक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग से पहले मैं डेटा देख रहा था, 6 years before inflation targeting we had negative real rates, which means whoever had kept money in rupees, they were paying tax to the government, and government was silently stealing money. Now if you do that, then people will realize, like 2012-13, they will go to commodities, they will start smuggling gold, they will start doing all kinds of stuff. So short term mein ho sakta hai, long term mein I don't see how these things can, these are maybe signals, the way I see what the PM, of course PM understands all of this, it is not that he does not understand. I think it is just preparing people for tougher measures by saying that situation is bad. That is what is going on. And this, I don't think he also expects that people will stop buying gold, or वो होगा नहीं, मतलब करना भी नहीं चाहिए, because if you ask me as a student of finance, Neeraj ji, अगर if you come to me and ask should I not buy gold, I will be doing adharm if I say you should not. अधर्म होगा, मतलब नहीं, मतलब मैं आपसे मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। मैं ये बोलूंगा कि देश के लिए अच्छा है कि आप नहीं खरीदो, पर आपका जो फाइनेंस है उस पर नेगेटिव असर होगा। तो अब आप डिसाइड करो क्या करना है। और ये होगा कि द वर्स्ट पार्ट, नीरज जी, मान लीजिए लोगों ने कर दिया, पीपल ऑल लिसन एंड डोंट बाय गोल्ड, उसके बाद अगर इन्फ्लेशन आ गया, आरबीआई कीप्स प्रिंटिंग मनी, तब क्या होगा? जो मेरा पैसा गोल्ड में जाने वाला था उसको मैंने रुपी में रखा, अगर इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन इज अ टैक्स, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ये प्रॉब्लम है, एंड इवन पॉलिटिकली आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, बिकॉज पीपल आफ्टर द फैक्ट विल गेट एंग्री if they realize that they would have been better off with gold. मान लीजिए 5 साल बाद, जैसे आप अब नंबर दे रहे हो, 5 साल बाद people, if they realize, they would have been better off if they stuck to gold.
rather than putting money in fixed deposits, then they will be angry. So सर एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ आपको मैं। एक बुजुर्ग लोग कहते थे वहां करके कि 10 ग्राम गोल्ड की जो कीमत होती है वो एक मिडिल क्लास फैमिली के मंथली खर्चे के बराबर होती ऑल द टाइम। आप 5,000 सालों से काउंट करिए या कभी भी देखिए आप, आज कितना 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम है। एक मिडिल क्लास फैमिली इससे ज्यादा खर्चा नहीं होता। जब 70,000 था तो क्योंकि गोल्ड की कीमत नहीं बढ़ रही है, करेंसी डिवैल्यू हो रही है। एग्जैक्टली गोल्ड की कीमत कभी नहीं बढ़ती, करेंसी घट रही है। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली 2 किलो गेहूं की कीमत हमेशा 1 किलो चावल के बराबर होती है, ऑलवेज। आप कभी भी देखिए तो करेंसी में करो ना आप ठीक, इधर गोल्ड को क्यों ठीक कर रहे हो आप? उसमें कुछ ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने गेहूं से कोई नया तरीके का रोटी ढूंढ लिया, उसका यूटिलिटी बढ़ गया, राइट, उसका प्राइस वैल्यू ज्यादा हो सकता है। गोल्ड में तो कुछ नहीं होगा। गोल्ड का प्राइस, इट्स ग्रेट पॉइंट जो आपने कहा, गोल्ड नेवर चेंजेस वैल्यू, वैल्यू ऑफ द करेंसी इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली। और उसके लिए नीरज जी आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एंड मैं इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑफ कोर्स आप सेंटर को भी ब्लेम कर सकते हो, but at least center thinks that they are doing capex, and which is good, but the states, including those states ruled by the party running the center, are they are let loose. Now तो you promise, and उसमें तो क्या कर सकते, that then it will be difficult for me to suggest to anyone कि आप मत करिए। ओके सर, अभी हम लोगों ने अभी तक जो बात की ना, ये इस फॉर्म में कि वी शुड डू इट आइडियल सिचुएशन में, लेकिन वैसी सिचुएशन होती नहीं है। अब मुझे 2-3 फ्यूचरिस्टिक चीजें आपसे पूछनी है। सपोज कि यही करंट सिचुएशन रहती है, क्रूड, देखिए एक मेरी थ्योरी ये है कि क्रूड को मैं जितना समझता हूँ, क्रूड ऑयल को, कि कल भी वॉर अगर बंद हो जाए, कि कल मतलब मंडे से कि वॉर खत्म, तब भी नॉर्मल सप्लाई होने में, प्राइस नीचे आने में पूरा 2026 जाएगा। न्यू नॉर्मल इज 1995, 85 मैक्स, इससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वो जो डिसरप्शन हुआ है वेल्स में, डिपोज में, पाइपलाइन में, उसको री करने के लिए पैसे बहुत खर्च होंगे, टाइम लगेगा। तो 2026 ऐसे ही चलेगा। तो क्रूड प्राइस की कंडीशन देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए और करेंसी को देखते हुए, क्या आरबीआई को रेट बढ़ाना पड़ेगा? पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, और उसके बाद सेकंड लाइन, थर्ड लाइन इंपैक्ट भी होगा? ये मुझे आप बताइए एनालाइज करके। आपने जो होना है तो आपने बता दिया, वही होगा, और क्या। मतलब दिस इज कितना बुरा, क्वांटिफाई करिए कितना बुरा। नहीं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डू वी डू नाउ, इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं इफ वी पास ऑन प्राइसेस इमीडिएटली। जैसे मैंने कहा कि इफ वी डोंट, व्हाट वी कैन डू नाउ इज टू मेक इट नॉट मेक इट वर्स फॉर द लॉन्ग टर्म, वो हम कर सकते हैं। मतलब मैं आपको, जैसे आपने कहा कि मैंने एक थियोरेटिकल कहा कि लेट मी सजेस्ट अ वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस ये है कि आप पेट्रोल प्राइस को यही रखो, कुछ भी चेंज मत करो, और जो भी डिफिसिट है गवर्नमेंट का, तो डिफिसिट ऑयल कंपनीज विल रन एट अ लॉस, उसको ऑयल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूट करो, नॉट इवन शो इन द बजट। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। उससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म में ऐसा लगेगा लोगों को कि प्राइस का कोई चेंज ही नहीं हुआ है, but in the medium to long term we will have very high inflation, double digit हो सकता है, currency will go down further, currency will go down further, and we will be in a very bad shape, and this may take several years, we may need a Paul Volcker to solve it, this could make a 1 year crisis can become a 7-10 year crisis. That's the worst case. Best case in my view is one of the two, बेस्ट अमंग द वर्स्ट, ऐसा कोई बेस्ट केस ही नहीं इसमें, बेस्ट अमंग द बेस्ट इज वन ऑफ द टू दैट आई एम सेइंग। आइदर इफ यू वांट टू कीप मेंटेनिंग कैपेक्स, तो प्राइस बढ़ाओ, जो भी है 120, 130, 140 जो भी है, व्हाटएवर इट इज, ले लो, सो डोंट रन डेफिसिट्स। ऑफ कोर्स इट विल मेक वेरी हाई इन्फ्लेशन राइट नाउ, it will bring down growth to 4%, maybe 3%, 4% for some time, but at least people will get used to it, because one of the advantage of markets is people will start substituting. ऐसा नहीं है कि everybody, जो हम अब क्रूड ऑयल से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी और साधन से हो ही नहीं सकता। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो using something else we can do. World will start adjusting, and that will adjust demand.
ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द फर्स्ट बेस्ट, इट वोंट बी फर्स्ट बेस्ट. जो हमारा जो पोटेंशियल जीडीपी हम कहते हैं, इट विल फॉल because with crude oil it is the first best, but then we look for second best. So we, instead of paying 150 rupees, we will then find doing something else, some other source being better. We will bring in more coal, we will do more solar, we will do a lot of things. So that is one way. The other option is, which I think I would do, is that because this price is itself is artificial, it is tax. You know, the price we are already passing on the, we are passing on international prices. ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं. We are passing on international prices by adding taxes. उसको कम कीजिए, थोड़ा आपका सारे 4-5 प्रोजेक्ट पोस्टपोन कीजिए, you know, कुछ साल तक, तब भी नेगेटिव होगा. I think among these three choices, I think this will be the least disruptive, because it won't destroy your finances, it won't bring in more money to the system. There is no inflation expectation here. Of course there will be जो कैपेक्स मल्टीप्लायर के वजह से जो बिजनेसेस चल रही हैं, they will be impacted. Of course they will be impacted. There is no doubt about it. There is nothing which is not impacted. I think a combination of price hike and a tax cut with expenditure cut. Now the worst part, Neeraj ji, you do tax cut but don't do expenditure cut. That's the worst thing you can do. Which means again you do deficits. When I say I'm talking on both sides. Tax expenditure cut is the most difficult part. Tax cut क्या है? Announce कर दो tax cut. Expenditure cut is the most difficult part. And which expenditure? I think second option is better option. कि आप थोड़ा सा कैपेक्स कम करो और उधर का टैक्स हटा दो. हाँ, तो I think that is what they should do. And it is possible. आप numbers देखिए. आपको मैं historically बताता हूँ. Other than 2003-4 is the only year where our capex was close to 4% of GDP. 2003-4 वाजपेयी जी का जो last year था ना, इनका जो it was amazing years. मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज में था. 72,000 crore was the budget estimate. Actual spending was 1,12,000 crore on capex. Usually उल्टा होता है ना, आप लोग तो ढूंढते हो फाइनेंस मिनिस्टर को, नेक्स्ट ईयर आप घेरते हो, आपने इतना कहा था कि आप कम करते हो एंड ऑल दैट. दिस वाज वन ईयर. आप जाके देखिए, 72,000 कहा था, 1,12,000 का खर्चा हुआ था on capex. And we see this भारत निर्माण में क्या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वो सब स्कीम जब आए, तो that time it was close to 4% of GDP, 3.8, and 25% of the budget went into capex. Other than that, हमारा जो एवरेज है ना नीरज जी, ये 2% है. अरुण जेटली जी के अंडर भी 2%, चिदम्बरम साहब तो 1.6% लेके गए. उनका ये ट्रिक ये था कि वो अनाउंस 2.5 करते थे, बट एक्चुअल 2 साल बाद पता चलता है ना, रिवाइज एस्टिमेट में भी एडजस्ट नहीं करते थे. एक्चुअल तो भूल जाते हैं लोग 2 साल बाद. कौन देखेगा, वो तो कॉलम कहीं छुपा रहता है एक्चुअल वाला. तो वो 1.6 है. अभी आप बैठ के चैट जीपीटी में डाल के 2 मिनट में आपको सब आ जाएगा. सो एक्चुअल वाज 1.6. अभी वी आर एट 3.3, 3.4. We are at historical highs. ऐसा नहीं है कि आप अगर कम, ऐसा नहीं है कि 1.62% में हमारा कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ था. In fact, we were growing very well, right? तो we know at 2% ऐसा नहीं. अभी एक आइडियोलॉजी क्रिएट हुआ है कि अगर सरकार इन्वेस्ट नहीं करेगा तो सारा सब कुछ बंद हो जाए. ऐसा नहीं है. NDA 1 also, when we were growing at 7%, capex to GDP ratio was 2%. आप देख लीजिए. You know, ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 12 से 13% ही जाता था. अभी हम 22-24% डाल रहे हैं कैपेक्स पे. तो मैं यही कह रहा हूँ कि उसको लॉन्ग टर्म एवरेज पे लेके आइए 2-3 साल के लिए, which is a reduction of only 2-3 lakh crore, and that will give you space to cut taxes on capital gains. And if you cut capital gains, I think rupee depreciation will fall, and that will further cushion your petrol bill. If rupee depreciation falls, that will further cushion your petrol bills. Maybe then more money will come in, and you may collect more in the form of short-term capital gains. If market activity improves, you will collect through other ways. So net, I think that is the option they should adopt. But I am 100% confident वो नहीं होगा. Yes. वो होगा क्या, मुझे लगता है कैपेक्स धीरे-धीरे थामना नहीं, बिकॉज वो ये अंदर जा चुका है नीरज जी. बिकॉज एंटायर नरेटिव, आप देखिए कोई भी बजट आप तो करते हो, बजट वाला बजट के नेक्स्ट एनालिसिस इतना सिंपल हो चुका है
कि आप उसको देखो कैपेक्स कितना है, रेवेन्यू कितना है, चाहे आप आयुष्मान भारत जीरो कर दो, नल पे जल पे 1 रुपए भी खर्च मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार का काम है कैपेक्स बनाना, टैक्स लेना और कैपेक्स बनाना। आप इतना सिंप्लीफाई कर चुके हैं, सरकार ऐसे नहीं बना। आप तो हिस्ट्री पढ़े हो, यू नो लॉ एंड ऑर्डर, देयर आर बेसिक फंक्शंस ऑफ स्टेट, is infrastructure in one of those, not the only function. Not Right? good. So Exactly. where correcting market failures is the big function. You know, there is, मैं बताऊं सर, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग उदय कोटक सीआईए में बोल रहे थे, दैट्स सो इंटरेस्टिंग कि हम लोग इतना फाइनेंशियलाइज्ड हो गए हैं कि हर चीज हमको उसी टर्म में, मार्केट, हम लोग जो बजट के एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो उसमें इस एंगल से स्टोरीज होती है कि मार्केट क्या सुनना चाहता है बजट में। तो मार्केट कैपेक्स सुनना चाहता है, वो डेफिसिट कम देखना चाहता है, वो टैक्स कलेक्शन क्या हो रहा है, मतलब मार्केट भी सिर्फ फाइनेंस चीजें सुनना चाहता है, उसको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं कि वो कैसे आगे चीजें बदलेंगे, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेट। in fact, this finance minister has been very honest. Otherwise, you know this, right? बाकी पिछले सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स का मैंने ये देखा है कि बजट के दिन लास्ट हाफ एन आवर में मार्केट रिकवर कर जाता है सडनली, एंड आई एम रीजनेबली श्योर ये LIC और somebody must have been doing. This finance minister has been good in that she doesn't do. अब like at least 2-3 साल में मैंने नहीं देखा है कि लास्ट हाफ एन आवर में LIC आके मार्केट को, I think this focus on that day's reaction of the market, you know, market is good at assimilating current information. You know, this, it cannot, for example, आप देखिए मार्केट प्राइसेस देख के आपको कैसे, आप ये कह सकते हैं कि ईरान वॉर कब खत्म होगा, एक छोटा सा न्यूज आ जाता है, प्राइस का $10 गिर जाता है। एक पाकिस्तान में JD Vance ने फ्लाइट पे वो चले गए, मतलब स्टार्ट हो गया फ्लाइट, तो $10 कम, फिर न्यूज आ गया कि JD Vance नहीं जा रहे, $10 ज्यादा। सो इफ मार्केट एक्चुअली, यू नो द आइडिया, हम थियोरेटिकल बेंचमार्क जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं कि मार्केट इज सपोज्ड टू incorporate all the information that everyone has, you know, and into the price. It's a very good benchmark theoretically. It is not what the market is. You know, it is very emotional. तो उसको प्लीज करने के चक्कर में if you want to, you know, I don't think they should do it. But I am not very optimistic कि ये इतना drastic change होगा. But I think this is the least worst option. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन से मेरा ये कि क्या आरबीआई को रेट बढ़ाना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड? बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं, ओनली क्वेश्चन ऑफ अनलेस वॉर एंड्स टुमारो। बट उसमें आई विल गो विद व्हाट यू सेड, मैं तो क्रूड ऑयल इतना ट्रैक नहीं करता कि जैसे अगर जो आप कह रहे हैं वो ऐसा ही होता है कि टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि कल सुबह $60 हो जाएगा, इम्पॉसिबल है सर। मैंने मेरा मेन बीट रही है सर, मैंने 20 इयर्स ऑयल कवर किया है। हाँ, तो कल सुबह अगर $60 नहीं होगा तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू नो, ये तो मतलब इनका जो लास्ट 50 बेसिस पॉइंट जो कम किया है ना नीरज जी, वो बहुत गलत था। मतलब दे वेंट बाय पास्ट इन्फ्लेशन, दे शुड हैव गॉन बाय एक्सपेक्टेड, उन्हीं का एक्सपेक्टेड। आप देखिए उनका प्रोजेक्शन क्या है, 4%, दैट मींस दे एक्सपेक्ट द इन्फ्लेशन टू बी 4% बिफोर ईरान। रिपो रेट उन्होंने कर दिया 5.25%। सी, interest rate is a future concept. What matters for interest rate is expected inflation, which means the real rate that you kept is 1.25%. 1.25% is stimulus. So why do you need a stimulus when you're growing at 7.5%? Why do you need a monetary stimulus when you grow at 7%? And then they called it Goldilocks and all those terms in, you know, this is the best phase, high growth, low inflation and all that, right? So I think that they will have to correct. I think जो 50 basis point और ज्यादा होगा, I think, and you see the 10-year, right? 10-year is only going up. Last एक साल से देखिए 10-year क्या हो रहा है. Even while RBI is cutting interest rate, 10-year has gone up. 10-year yields have gone up from 6.2 to 6.3. They have gone to 7. So I don't see there being, unless some magic happens, and magic can happen. Why not? Yes. You know, suddenly कोई, मतलब otherwise interest rate तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. Even if RBI doesn't do, like UK, आपको याद है Liz Truss ने क्या किया? Liz Truss tried this, you know, controlling everything. क्या हुआ? Pound collapse. You know, interest rates went up. सर रेट तो बढ़ चुके हैं, आरबीआई बढ़ाया जाना बढ़ चुके हैं। हाँ, वो तो मार्केट they can only make it, they can control short term interest rates, and by pumping in more money they can make long term, मतलब they can only increase difficulty for themselves, because एक बार inflation expectation आ जाए
फिर it will be तब very difficult for them to fight it. ट्रू। तो हमारी बातचीत का निचोड़ ये निकला, निष्कर्ष इसका कंक्लूजन ये है कि ऑयल में जो इतना टैक्स लग रहा है उसको खत्म कर दीजिए और उसको कैपेक्स वाले पैसे से एडजस्ट कर दीजिए, तो आपका काम हो गया। टेम्पररीली, मतलब एक बार अगर 2 साल बाद अगर आप वापस 60 पे आ जाए तो फिर से लगाइए। हाँ, जब 60 पे आ जाएगा तो फिर कर लीजिएगा। और फ्रीबीज पे कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव है और वो अब एंटाइटलमेंट बनता जा रहा है, जो कि आगे और खतरनाक होगा। हमारी आपकी जब पार्टी बनेगी तो हम लोग को बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि हम कितना ऑफर करेंगे हम। अभी तो 3,000 में काम चल रहा है, तो 10-20,000 रुपए प्रॉमिस करना तो वो भी कम करना चाहिए और रेट हाइक होना तय है, क्योंकि हमने वो माहौल बना दिया है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सर काफी इंटरेस्टिंग, और उससे पहले ही हमने माहौल बनाया था, तो ये सिर्फ मैं और आप कहेंगे, कोई कहेगा। ये 6 लाख करोड़ हमने पहले डाल चुके हैं ना, उसका भी ये नतीजा होगा कि जो भी बढ़ेगा बाद, बट वो इसमें एक कवर मिल गया उनको, तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर देम। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा है। ये हालांकि कई लोग इसको समझ रहे होंगे, लेकिन अब ना नैरेटिव में कोई बोलता है कि सिचुएशन तो पहले खराब थी, ये करेला और नीम चढ़ा है, मतलब बुरा हो रहा तो उसमें और बुरा हो गया, ये और गड़बड़ कर दिया ईरान वॉर ने, अदरवाइज तो गड़बड़ हो ही रहा था। ओके सर, इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू सो मच। और हम लोग ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, तो होपफुली ये शो सरकार देखेगी और कुछ ना कुछ वो, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा है आपका कैपेक्स वाला। नहीं करें, नहीं वो तो मतलब बहुत अंदर मतलब पीपल हैव कन्विंस्ड बियॉन्ड change. I think that is my feeling that I have, because when you hear pronouncement, right, मुझे तो वही लग रहा है। Let's see. कैपेक्सिज्म आप इंटरनेट में देखिए कितने लोग होंगे वो जाके बोलेंगे कैपेक्स कम कीजिए। नॉट अ सिंगल वन, कोई मिलेगा नहीं। इवन मार्केट के लोग तो गुस्सा भी हो जाएंगे, ये क्या मतलब है कैपेक्स कम कर। एग्जैक्टली, तो यही प्रॉब्लम है। राइट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।